तस्मिन् आधुनिक संस्कृत साहित्ये शोधस्य काः संभावना सन्ति इति विषयः विचारपदवीं नेयः। हिंदी भाषायां वक्तव्यम् इति यह भी कथितं, क्वचित् क्वचित् हिंदी भाषायां, प्रायशः हिंदी भाषायां वा वदामि, अथवा यदि सर्वे अवगच्छन्ति तर्हि संस्कृते वदामि, यथा बोधः जायेत अहं सूचनीयः। महोदय, संस्कृतेनापि हिंदी भाषायामपि भवितुमर्हति, चिन्ता नास्ति। केवलं संस्कृतं वच्मि, केवलं हिंदीं वच्मि, उभयमपि वच्मि वा? उभयमपि। एवं करोमि। प्रथमं काल विभाजनं यह अवधि वर्तते प्रायशः 250 वर्षात्मकः यह अवधि वर्तते, तस्य काल विभाजनं तत् राजेंद्र मिश्र महोदयेन एकं काल विभाजनं कृतं। राजेंद्र मिश्र आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित करते हैं। पुनर्जागरण काल 1784, वो और पहले से मानते हैं, मैं 1850 से ही मानता हूँ। 1784 में विलियम जोन्स का विज्ञान शाकुंतल, विलियम जोन्स आते हैं, वारेन हास्टिंग्स पंडितों के साथ संवाद करते हैं, वहाँ से भी आधुनिक काल माना जा सकता है। अस्तु, एतत् पुनर्जागरण कालः, अयं पुनर्जागरण कालः। अनन्तरं स्थापना कालः 1884 1884 से 1950 ईस्वी तक। अनन्तरं च समृद्धि कालः 1850 ईस्वी से अद्यावधि। कलानाथ शास्त्रिणापि किञ्चित् विभाजनं कृतं। संस्कृत पत्रकारितायाः इतिहासम् आश्रित्य तेन अप्पा शास्त्री युगं 1890 तः 30 ऊनविंशशतं वर्षं यावत्, अप्पा शास्त्री युग 1890 से 1930, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री युग 1930 से 1960, राघवन युग 1960 से 1980 ईस्वी। रमाकांत शुक्ला दिवंगतः, तस्य श्रद्धांजलि सभा अस्माभिः आयोजिता। तत्र मया प्रस्तावितं यत् 1980 तः 22 यावत् यः युगः वर्तते संस्कृत पत्रकारितायाः, स युगः रमाकांत शुक्ल युगः इति अभिधीयेत। ते 3 युग संस्कृत पत्रकारिता की दृष्टि से माने जाते हैं। अप्पा शास्त्री युग 1890 से 1930, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री युग 1930 से 1960, राघवन युग 1960 से 1980, और यदि मानते हैं सभी लोग तो रमाकांत शुक्ल युग, क्योंकि उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक अर्वाचीन संस्कृतम पत्रिका निरंतर निकाली और उसमें बहुत सारी आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचनाओं का प्रकाशन किया। वो आज तक उनका काल माना जा सकता है। यह संस्कृत पत्रकारिता की दृष्टि से आधुनिक संस्कृत साहित्य में काल विभाजन हो सकता है। अन्यथा पुनर्जागरण काल, स्थापना काल, समृद्धि काल यह उचित विभाजन है। केवल वर्ष के संबंध में मत वैभिन्न हो सकता है। संस्कृत साहित्य, आधुनिक संस्कृत साहित्य विषये यदि शोध कार्यं करणीयं तर्हि प्रथमं संदर्भ सूची निर्माणम, बिब्लियोग्राफी निर्मेया। संदर्भ सूची पहले ग्रंथों की बनानी चाहिए। संदर्भ सूची 2 प्रकार से बनाई जाएगी। मूल ग्रंथों की संदर्भ सूची बनाई जाए और सहायक ग्रंथों की संदर्भ सूची बनाई जाए। संदर्भ सूची बनाने की जो वैज्ञानिक प्रणाली है उसका अनुवर्तन करना चाहिए। हम प्रायः संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें अकारादि क्रम से ग्रंथ का नाम पहले, फिर ग्रंथकार का नाम, फिर प्रकाशक, प्रकाशन स्थान और प्रकाशन वर्ष, इस क्रम से संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं। और सहायक ग्रंथों की सूची में जो ग्रंथकार है उसका गोत्र नाम, सरनेम अकारादि क्रम से पहले, फिर उसका पूरा नाम और फिर ग्रंथ का नाम, फिर प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान और फिर प्रकाशक। यह क्रम माना जाता है, अत्याधुनिक क्रम यह माना जाता है जो रेफरेंस वर्क्स हैं, सहायक ग्रंथ हैं, उनकी सूची बनाने के लिए। अन्यथा जो गाइड बताते हैं जिस क्रम से प्राय जो थीसिस हमारे सामने आती हैं, बहुत ही दुख होता है, फेंकने लायक होती हैं। अब तो खैर मैं नहीं लेता, मैं मना कर देता हूँ। बिब्लियोग्राफी ही नहीं बनाते हैं ढंग से, और जहाँ से जो मिलता है वो किताब उन्होंने उसमें शोध विषय से संबंधित है या नहीं है, वो उसमें वो सूची में कहीं से भी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंजमा जोड़ा, इस तरह से सूची बना लेते हैं। अच्छी थीसिस भी कभी कभी आती हैं। शोध की स्थिति हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रांत हैं उनमें तो शोध के नाम पर बहुत ही तमाशा हो रहा है।
और उसको सुधारना चाहिए। बंगाल में कुछ स्थिति अच्छी हो सकती है, कुछ अच्छी थीसिस बंगाल से मेरे पास आई हैं, और आधुनिक संस्कृत साहित्य से संबंधित ही 2 थीसिस अभी अभी मेरे पास आई। दोनों संयोग से सीतानाथ नाम है कि सीतानाथ आचार्य के साहित्यिक अवदान पर ही थी। अच्छी थीसिस थी, संस्कृत में लिखी हैं, सुंदर लिखा है दोनों ने। दोनों के युवा विद्वान यशस्वी हैं, दोनों को मैं जानता हूँ और उद्यमी हैं। तो ये संदर्भ सूची निर्माण पहले करना चाहिए। ये आप पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। संदर्भ सूची के लिए जो विषय चुने उससे संबंधित पुस्तकें देखें, और विपुल विस्तृत सूचियाँ उपलब्ध हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य की, उनका उपयोग करें। तो आधुनिक संस्कृत साहित्य संदर्भ सूची 2002 में हमने संपादित की थी, मैंने संपादित की थी धर्मेंद्र कुमार और रमाकांत पांडे के सहयोग से। उसका दूसरा संस्करण उसमें 2001 तक प्रकाशित जितने ग्रंथ थे उनकी सूची बनाई गई। उसमें शायद 2500 के लगभग टाइटल्स थे। अनंतरम आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य ये इसमें सन कुछ गलत छपा है। संशोधित संस्करणम 11,200 वर्षे प्रकाशितम 2011 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। उसमें 5040 टाइटल्स आधुनिक संस्कृत साहित्य के हैं। उसकी भूमिका भी हमने लिखा कि 5040 जो हमको प्राप्त हुए पुस्तकालयों में जो पुस्तकें हैं, हमारे पास निजी जो पुस्तकें हैं, उनके आधार पर ये बिब्लियोग्राफी बनाई गई है। पूरे भारत में सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लिया गया था, व्यक्तिगत प्रयास से वो बनाई गई। पूरे भारत में सर्वेक्षण यदि किया जाएगा तो 20-25 हज़ार टाइटल्स अनुमानतः हो सकते हैं। इसलिए जो शोध करें वो इस सूची का उपयोग करें। तदनंतर अन्य संदर्भ सूचियाँ भी हैं। एस रंगनाथ की बिब्लियोग्राफी ऑफ संस्कृत वर्क्स इन द न्यू मिलेनियम, ये 2020 से 2020 तक जो 21वीं शताब्दी के 20 वर्षों में जो किताबें छपी, ये उनकी सूची है। और 299 इसमें सूचीबद्ध हैं पुस्तकें। 2099 टाइटल्स हैव बीन इनलिस्टेड। इयं द्वितीया सूची वर्तते। अनन्तरं प्रवीण पंड्या महोदयेन 21 शतके प्रकाशितानां संस्कृत साहित्यग्रन्थानां नवीनतमा सूची निर्मिता। तत्र 400 प्रविष्टयः सन्ति। 400 टाइटल्स आर इंक्लूडेड। 400 प्रविष्टियाँ उसमें हैं। इसमें मैंने उसको गिना है। उन गिनती में 1-2 का अंक का फर्क हो सकता है, जल्दी जल्दी चूँकि गिना है। 29 महाकाव्य, 97 विविध काव्य संकलन, 7 गज़लों के संग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गज़ल काव्य का संस्कृत में विकास, ये बहुत ही अच्छा विषय है। और ये शोध गंगा आदि में जाकर के देखना चाहिए कि गज़ल काव्य पर शोध हुआ है या नहीं। और अलग अलग गज़लकारों पर भी शोध हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल विषय लिए जाते हैं। और कालिदास का साहित्यिक अध्ययन, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का साहित्यिक अध्ययन, हरिदास सिद्धांत वागीशस्य नाटकानां नाट्यशास्त्रीयम् आलोचनम्, एते सर्वे रूढ़ा विषया सन्ति, पृष्ठपेषिता विषया सन्ति। शतकृतं एतादृशा शोधप्रबन्धाः लिख्यन्ते। सीतानाथ आचार्यस्यैव साहित्यिक अनुशीलनम् अधिकृत्य शोधप्रबन्धद्वयं मया प्राप्तं। पुनरावृत्तिषु तत्र वर्तते एव, तेव ग्रन्थाः सीतानाथ आचार्यस्य सन्ति। यद्यपि शोधकाराः विद्वांसः सन्ति, साधु सम्यक् तैः विवेचनं कृतं, किन्तु तथापि पुनरावृत्तिः भवति। एकस्मिन् विषये साहित्यिकानुशीलने कृते कियान् तत्र नवीनं दीयेत। तो सर्वं तत्र साहित्यिकम् अध्ययनम्, अस्य ग्रन्थकारस्य साहित्यिकम् अध्ययनम्, अस्य ग्रन्थकारस्य काव्यशास्त्रीयम् अध्ययनम्, अस्य ग्रन्थकारस्य नाट्यकारस्य नाट्यशास्त्रीयम् अध्ययनम्। एतादृशाः शोधविषयाः प्रायशः स्वीक्रियन्ते। तेन सौकर्यं भवति। प्रायशः सामग्री प्राप्ता उपलभ्यते, तस्य नकल क्रियते, प्रायशः एवं भवति। एतत्तु न शोभनं। परिश्रमं न कुर्वन्ति ये सन्ति अनुसन्धित्सवः, तेषां कार्यं पूर्णं भवति, तैः नौकरी सेवा प्राप्यते, उद्यमः प्राप्यते, किन्तु यशः न प्राप्यते। दीर्घकालिके जीवने तत् कार्यं उपादेयं न स्यात्, आत्मिकः सन्तोषः न स्यात्। कार्यं कुर्वन्तु, तर्हि तात्कालिकलाभः चिन्तनीयः केवलम्, अथवा आजीवनं संस्कृतसेवा मया
विहिता तस्य कृते मम यशः तिष्ठतु आदरः मम भवतु इति चिन्तनीयम्। तो गज़ल काव्यमधिकृत्य यदि शोधकार्यं न विद्यते पूर्वं कृतं तर्हि संस्कृतसाहित्ये गज़ल काव्यस्य विकासः। मया यूट्यूब् मध्ये व्याख्यानं दत्तं वर्तते। संस्कृत व्याख्यानत्रयम् अहं स्मरामि मया दत्तं संस्कृतसाहित्ये गज़ल आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये। यतोहि पुरातने काले मध्यकाले तु गज़ल काव्यं संस्कृते नास्ति। आधुनिककालेपि भट्टमथुरानाथ शास्त्रीतः प्रायः आरभ्यते। विंशशतकस्य आरम्भे एव गज़ल काव्यम् आरभ्यते। तस्य नाना अवस्था मया तत्र विचारिता, किन्तु तत्र विहगावलोकनं प्रायशः कृतं। मम संस्कृतसाहित्यस्य समग्रः इतिहासः वर्तते। 4 खण्डेषु 200 पृष्ठात्मकः, ततोपि अधिकपृष्ठात्मकः तत्र गज़लकाराणां परिचयः मया दत्तः। तो अयं विषयः ग्रहीतुं शक्यते। पृथक् पृथक् ये गज़लकाराः सन्ति, यथा जगन्नाथपाठकः गज़लकारत्वेन, पच्चुलाल अवस्थी गज़लकारत्वेन, राजेन्द्रमिश्रः तस्य गज़लकाव्यानाम् अनुशीलनम्, एवमपि विषयाः भवितुमर्हन्ति। एवम् इयं तृतीया सूची वर्तते। अयं प्रवीण पण्ड्या महोदय प्रबुद्धः वर्तते। तेन गज़ल सङ्ग्रहः पृथक् तत्र प्रविष्टिं नीताः। He had made the entries of the anthologies of ghazal poems separately. गज़ल काव्य संकलनम् एतद् वर्तते इति सूचयता तेन प्रविष्टिः तत्र कृता। गज़ल काव्य संकलन ये है, ऐसे 7 उस संग्रह भी उसमें हैं। उपन्यासः तत्र सन्ति 58 मौलिक अनुदित कहानी संग्रह हैं। शॉर्ट स्टोरी, कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इयं नवीना विधा वर्तते। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी इन संस्कृत इत्यपि विषयः भवितुमर्हति, किन्तु अत्र प्रायशः कार्याणि सन्ति। यानि कार्याणि पूर्वं कृतानि तानि नैव गृहीतव्यानि, किन्तु कश्चन नवीनः कथाकारः वर्तते, तस्य कथाः शोभना यदि सन्ति तम् अधिकृत्य शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। यथा राकेशदेशः भवतामेव बङ्गप्रदेशे वर्तते, तस्य कथाः रम्याः सन्ति। नारायणदासः वर्तते, तस्य तु प्रचुरम् अवदानं वर्तते। भव्या कथा, नानाविधा कथा, शॉर्ट स्टोरीज तेन लिखिताः सन्ति। तान् अधिकृत्यापि शोधकार्यं भवितुमर्हति। एवमेवं तेन बालसाहित्यमपि अस्मिन् एन्थालॉजी मध्ये, अस्मिन् सन्दर्भसूच्याम् अस्यां सूचितं वर्तते। अनन्तरम् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयेन 2002 वर्षे 2002 में अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने ए कैटलॉग ऑफ 20th सेंचुरी संस्कृत वर्क्स तन्निर्मितं। तस्यापि उपयोगः करणीयः। केवलम् एका एव सूची उपादेया सर्वाङ्गतया न भवति। मया या सूची निर्मिता तत्र 5,000-अपि अधिकं तत्र सन्ति ग्रन्थाः, किन्तु सापि औट्डेटेड जाता, कालातीता जाता। यतोहि तत्र 11,200 यावत् यावत् साहित्यं प्राप्तं तस्यैव सूचीकरणं कृतम्। अत्रापि राजेन्द्र मिश्रस्य सूच्यामपि 2002 वर्षं यावत् यावन्तः ग्रन्थाः प्राप्ताः तेषामेव सूचीकरणं विहितम्। अतएव अन्याः याः सूचयः सन्ति, CS सुन्दरं वर्यस्य एका सूची बिब्लियोग्राफी ऑफ मॉडर्न संस्कृत प्लेस, एतत् इयं प्रकाशिता संस्कृतरङ्ग इति जर्नल वर्तते। वी राघवन महोदयैः सम्पादितं भवति स्म। तेषां निधनानन्तरमपि S जानकी महोदयया प्रकाशितम्। इदानीमपि क्वचित् प्रकाश्यते। तस्य 4,200 वर्षे यः अङ्कः प्रकाशितः तत्र इयं सूची वर्तते। नेहल पंड्या विदुषी काचन वर्तते, तस्या सूची बड़ौदातः प्रकाशिता। 21वीं शताब्दी के सृजनात्मक संस्कृत साहित्य की ग्रंथ सूची। तत्र काचन नवीनाः प्रविष्टयः सन्ति। एस रंगनाथ वर्यस्य बिब्लियोग्राफी ऑफ संस्कृत वर्क्स इन द न्यू मिलेनियम 2020 वर्षे प्रकाशिता। इयं नवीनतमा वर्तते, किन्तु एकविंशे शतके यानि काव्यानि सन्ति तेषामेव सूची वर्तते। विंशशतकस्य नास्ति इति सीमा वर्तते अस्य ग्रन्थस्य। अनन्तरं एताः सूच्याः अवलोक्य मूलग्रन्थाः ये भवितुमर्हन्ति मम शोधविषयस्य कृते तेषां सूची निर्मेया। यदि एक एव ग्रन्थकारः गृहीतः तर्हि तस्य ग्रन्थः मुख्यतया
मूल ग्रंथ सूचौ निबन्धनीयः किन्तु सम्बद्धाः ये ग्रन्थकाराः सन्ति तेषामपि मूलग्रन्थाः तत्र निवेशनीयाः। यथा रमाकान्तशुक्लस्य साहित्यिकम् आलोचनं यदि क्रियते तर्हि तस्य समकालिकाः ये कवयः सन्ति यथा राजेन्द्रमिश्रः उभयोः अभिन्ना मैत्री अभवत् समवयस्काः सन्ति अहमपि तत्र वर्ते। तेन राजेन्द्रमिश्रेण कथितं यत् राजेन्द्रमिश्र रमाकान्तशुक्ल राधावल्लभ इति त्रयाणां त्रिपुटी आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये वर्तते इति तेन कथितं। तो एकम् अधिकृत्य यदि शोधकार्यं क्रियते तर्हि ये सम्बद्धाः सन्ति तेन यही तेषां विचारविमर्शः भवति समवयस्काः सन्ति तेषामपि मूलग्रन्थाः ग्राह्याः। इयं तु मूलसूचीनिर्माणं मूलग्रन्थानां सूचीनिर्माणम् अनन्तरं च सहायकग्रन्थसूची अवश्यं निर्मेया। तो पृथक् पृथक् सूचीद्वयम् अवश्यं भवेत्। केचन शोधकाराः अनुसन्धातारः एवं कुर्वन्ति यत् सर्वं तत्र एकत्रीकुर्वन्ति मूलग्रन्थाः तत्रैव सहायकग्रन्थाः तत्रैव इति उभयमपि गड्डं कृत्वा ते सूची निर्मान्ति। ये ठीक नहीं है। मेरी दृष्टि से मूल ग्रंथों को अलग से पृथक से सूचीबद्ध करें जो संस्कृत के मूल ग्रंथ हैं जिनका कि वास्तव में मूल उद्धरण सहित शोध प्रबंध में उपयोग किया गया और जिनका मूल उद्धरण सहित मूल संस्कृत के ग्रंथों का उपयोग न करके हिंदी अंग्रेजी बंगला अन्य भाषाओं के ग्रंथों का यदि उपयोग किया गया है उनको सहायक ग्रंथों के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए। तो ऐसे भी कम से कम 500 सहायक ग्रंथ हो सकते हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य से संबंधित बहुत सारे अध्ययन हैं, उसमें हमारे शोध विषय से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन्हीं को लेना चाहिए जिनका कि वास्तव में अध्ययन किया है। यह भी मैंने देखा कि जो शोध प्रबंध आते हैं उसमें उस सहायक ग्रंथ की कवर भी नहीं कभी देखा होगा। पूरी किताब देख करके मुझे मालूम है कि उसने कभी लाइब्रेरी में जाकर के भी वो किताब हाथ में उसको छुआ ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी पूरे शोध प्रबंध में उस किताब का कहीं कोई ना उल्लेख है ना उससे कोई उद्धरण है। लेकिन सूची दूसरी किताब में मिल गई तो उसने उसको सहायक ग्रंथ में अपने डाल लिया। यह भी बहुत ही कलंक की बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपने सचमुच में जिनको सहायक ग्रंथ के रूप में उपयोग किया है उसके उद्धरण कहीं दिए हैं फुटनोट में, उसी को सहायक ग्रंथ की सूची में आप डालिए और ढंग से उसको डालिए। वेद पर शोध कर रहे हैं और कहीं से उन्होंने बिब्लियोग्राफी उठा ली तो कालिदास के काव्यों का अनुशीलन ये भी उसमें उन्होंने डाल दिया, ऐसा भी हमने देखा। तो आप लोग यहाँ सब सुधी जन हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं मुझे विश्वास है, लेकिन जो थीसिस मेरे पास आती रही हैं उनमें ये मैंने देखा। तो ऐसा होने से आप लोगों में से बहुत लोग शोध निर्देशक बनेंगे और हमारा विद्यार्थी ऐसा न करे, ऐसा उसको बताना निर्दिष्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे सहायक ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ नमूने के लिए दिङ्मात्र निर्देशाय मया केचन ग्रन्थाः अत्र सहायक सूचौ कथं भवितुमर्हन्ति। इयं या सूची वर्तते यत्र स्लाइड् मध्ये सा वैज्ञानिकदृष्ट्या तथा न निर्मिता। ये ग्रन्थाः मया स्मृता मम स्वकीय पुस्तकालये ये ग्रन्थाः सन्ति ते अत्र निदर्शनार्थं स्थापिताः। तत्र केचन ग्रन्थाः ममैव सन्ति। स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत इति सद्य प्रकाशितः मम ग्रंथः वर्तते। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और नवजागरण में संस्कृत की भूमिका इति अत्र विचारः कृतः। तत्र बहवः कवयः सन्ति यैः स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने भागः गृहीतः कारागारे ते निपातिताः संस्कृत कवयः तैः क्रान्तिगीतानि लिखितानि तेषां चर्चा क्वचिन्न भवति यतोहि संस्कृतं तु तदानीं मृतभाषा आसीत् इति मन्यते। ये अंग्रेजैः यत् मिथ्यावादः यह प्रचारितः, हमारी एक औपनिवेशिक मानसिकता का निर्माण किया गया। बार बार हमको जो इंडोलॉजिस्ट थे ओरिएंटलिस्ट थे पश्चिम के उन्होंने बताया कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और आधुनिक उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखे गए उनमें आधुनिक साहित्य की चर्चा कम होती। आपके यहाँ बंगाल में बहुत महान विद्वानों ने एस.एन. दासगुप्ता और एस.के. दे साहब ने हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का निर्माण किया। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। मैं तो अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए उसको पढ़ता हूँ और कैसे समीक्षा करनी चाहिए, कितनी गहराई में जाकर के एक एक कवि की, इसके लिए मैं उसको देखता हूँ। अद्भुत सुंदर ग्रंथ है। लेकिन उसमें उन्होंने मान लिया कि 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से तो कुछ है ही नहीं संस्कृत में। जो कीथ ने कह दिया वही उन्होंने भी मान लिया।
तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत ने बहुत योगदान दिया, उस पर कम शोध हुआ है। तो उस पर कार्य, मेरी एक किताब तो उपलब्ध है ही है, उसको देख करके और भी बहुत सारे जो उसमें छूट गए हैं ऐसे ग्रंथकार और विषय, इस पर अनुसंधान हो सकता है। संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास मेरा 4 खंडों में, उसके चौथा खंड पूरा लगभग 800 पृष्ठों का आधुनिक संस्कृत साहित्य पर है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और एक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से संस्कृत साहित्य का बृहत इतिहास छपा है, उसका 7वां खंड आधुनिक संस्कृत साहित्य पर है, उसका भी उपयोग अवश्य करना चाहिए, वो इसमें छूट गया है। संस्कृत साहित्य 20वीं शताब्दी मेरी एक किताब है, वो आधुनिक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से छपी है 1999 में। तस्य ग्रंथस्यापि उपयोगः कर्तुं शक्यते। अन्य ग्रंथाः सन्ति। केशव मुसलगांवकरस्य वर्तते आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा। नवोन्मेष रामचंद्र द्विवेदी वर्या महान्तः पंडिताः आसन्, तैः संगोष्ठी आयोजिता, तस्य प्रोसीडिंग्स वर्तते अस्मिन् ग्रंथे। नवोन्मेष उपादेयः ग्रंथः वर्तते। प्रमोद भारतीय, प्रमोद इति डी भवेत्, DH न भवेत्। प्रमोद भारती का ग्रंथ है 14 नॉवेल्स इन संस्कृत, ये अच्छा है, समीक्षा की है 14 उपन्यासों की उन्होंने। आधुनिक संस्कृत साहित्यानुशीलनम मम गुरुपादानां रामजी उपाध्याय वर्याणां वर्तते। एवमपि संगोष्ठी लेखानां संकलनं वर्तते। मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर हीरालाल शुक्लस्य अत्यन्तम् उपादेय ग्रंथः वर्तते, न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन तः प्रकाशितं। तस्य अवलोकनम् अवश्यं करणीयं। नवीनाः ये उपक्रमाः आधुनिक संस्कृत साहित्ये सञ्जाताः, तेषां चर्चा तेन कृता। संस्कृते अनुदितं साहित्यं नारायणदत्तेन सम्पाद्य प्रकाशितं, संस्कृते अनुदितं रवीन्द्रसाहित्यं। तो अयमपि शोधविषयः भवितुमर्हति। रवीन्द्रनाथस्य ये ग्रन्थाः संस्कृते अनुदिताः अथवा अन्येषां बङ्गसाहित्यकाराणां यथा बङ्किमचन्द्रस्य उपन्यासाः संस्कृते अनुदिताः, बहवः उपन्यासाः। देवदासस्यैव द्वित्राः अनुवादाः सन्ति, एकः एव अनुवादः नास्ति बङ्किमचन्द्रस्य यः वर्तते देवदास। अन्येषामपि तस्य उपन्यासानां संस्कृते कथानामपि तस्य अनुवादाः सञ्जाताः। तो अनुदितं साहित्यं शोधकृते एकं क्षेत्रं भवितुमर्हति, ये एक एरिया हो सकता है। अन्य ग्रंथाः बहवः सन्ति। संस्कृत समकालीन कविता हर्षदेव माधव, अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्य सागरिका, इयं पत्रिका अवश्यम् अवलोकनीया। अस्य बहवः अंकाः विशेषांकाः सन्ति। रङ्गनाथस्य मॉडर्न संस्कृत राइटिंग्स इन कर्नाटक इति पुस्तकं वर्तते। तत्र कर्नाटक भवाः ये ग्रंथकाराः सन्ति तेषां साकल्येन विवरणं दत्तम्। आधुनिककाले ये ग्रंथकाराः अभवन्। मंजुलता शर्मा का आधुनिक संस्कृत साहित्य के नए भावबोध, एतत् त्यजामि। भवद्भिः यदि अत्र सुरक्षितं कर्तुं शक्यते तर्हि रक्षयन्तु, अन्यथा तु यतोहि केवलं ग्रन्थसूची विवेचने एव सर्वः कालः गच्छेत्। तिरुपतितः बहवः ग्रन्थाः उपादेयाः प्रकाशिताः। रङ्गनाथस्य वर्तते एव। पोस्ट इंडिपेंडेंट संस्कृत ड्रामा रङ्गनाथस्य वर्तते। मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर रङ्गनाथस्य अयम् अत्यन्तमेव योग्य ग्रन्थकारः वर्तते। एस् रङ्गनाथ बंगलूरे निवसति। तस्य प्रायः 20 तस्य ग्रन्थाः सन्ति। सर्वे ग्रन्थाः प्रायशः तस्य आधुनिक संस्कृत साहित्य विषयकाः सन्ति। तेन महान् श्रमः कृतः आधुनिक संस्कृत साहित्य विवेचने। गांधी इन संस्कृत लिटरेचर वर्तते। अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। आधुनिक साहित्य संस्कृत के नए भावबोध, मंजुलता शर्मणा संपादितम्। आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा एतत्तु जातं, क्वचित् रिपीटिशन जातं। अतएव अग्रे सरामः। रहस्बिहारी द्विवेदी वर्यः सोऽपि आधुनिक संस्कृत साहित्ये महान्तं श्रमं कृतवान्। डॉक्टर रहस्बिहारी द्विवेदी। आधुनिक संस्कृत साहित्य से संबंधित यदि शोध करना है तो जिन लोगों ने उस पर बड़ा कार्य किया है उनके कार्य से परिचित होना चाहिए। जैसे रमाकांत शुक्ल हैं, राजेंद्र मिश्र हैं, कुछ मैंने भी कार्य किया है। रहस्बिहारी द्विवेदी हैं, एस रंगनाथ हैं, ये लोग स्तंभ हैं। एते आधुनिक संस्कृत साहित्य शोध क्षेत्रे स्तंभाः सन्ति, स्तंभायमानाः सन्ति। तो इनके जो ग्रंथ हैं इनका सर्च करना चाहिए कि इनके कहाँ कहाँ मिलते हैं और प्रकाशकों से संपर्क करके इनके ग्रंथों को संग्रह करना चाहिए। देववाणी सुहास बहुत बड़ा अच्छा एक ये विश्वकोशात्मक संदर्भ ग्रंथ है।
रमाकांत शुक्ल का जो अभिनंदन ग्रंथ है। उसके बाद उनका 75वां साल पूरा होने पर, ये तो 60 साल पूरा होने पर निकला था बहुत पहले, 15-20 साल पहले, और हीरकप प्रावृतकम उनका 4 खंडों में निकला। रमाकांत शुक्ल का जो अभिनंदन ग्रंथ है उसमें आधुनिक संस्कृत साहित्य पर बहुत संदर्भ हैं, बड़ा विपुल काय है, 4 मोटे खंड हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य श्री मेरे द्वारा संपादित है, यह भी उपादेय हो सकता है। इस प्रकार से अन्य अनेक ग्रंथ हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये आधुनिक संस्कृत नाटक, ये क्लासिक किताब है। यदि नाटक संबंधी कार्य करना चाहिए, मोटे मोटे 2 भाग हैं हमारे गुरु आचार्य रामजी उपाध्याय के, बहुत परिश्रम उन्होंने किया है। ये आद्य प्रवर्तक तो आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो शोध आरंभ हुआ उसके हमारे गुरु आचार्य रामजी उपाध्याय हैं, और उन्होंने 1964 में बड़ी सेमिनार कराई थी। वो कदाचित पहला सेमिनार था आधुनिक संस्कृत साहित्य पर। उसके पहले आधुनिक संस्कृत साहित्य पर कोई ध्यान नहीं देता था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। दैट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल सेमिनार ऑन मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, और उसमें चिंताहरण चक्रवर्ती आपके बंगाल से आए थे। उन्होंने पता किया कि कहाँ कहाँ आधुनिक संस्कृत साहित्य पर विद्वान लोग रुचि लेते हैं, तो चिंताहरण चक्रवर्ती ने कोई लेख लिखा था, उनका मूल विषय तो दूसरा था, तो वो आए थे और उनका भी उसमें व्याख्यान छपा है। जो उन्होंने सेमिनार की है उसको मैं सूची में पहले बता चुका हूँ, लेकिन उनका बहुत कार्य है। उनका संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है उसमें भी आधुनिक संस्कृत साहित्य पर विचार है, और आधुनिक संस्कृत नाटक के 2 बड़े भाग उनके हैं। मणिभाई प्रजापति ये अभिनंदन ग्रंथ है, ये भी बड़ा ग्रंथ है, और बाकी और अनेक ग्रंथ हो सकते हैं इस तरह के, वो जितने काम के हों। पुस्तकालय में इन सब का संग्रह किया जाना चाहिए। और ये अनुदित साहित्य पर कार्य करना है तो नारायण दास ने बहुत कार्य किया है। ये 2019 में ऊनविंशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे नारायण दासस्य अयं ग्रंथः प्रकाशितः, विपुलकायः ग्रंथः वर्तते, महान् श्रमः तेन कृतः, महत् कार्यं कृतं संस्कृते अनुदितं साहित्यम्। यदि वैदेशिकाणाम् अवदानम् आधुनिक संस्कृत साहित्ये अयमपि विषयः भवितुमर्हति। प्रस्ताद् मया केषुचित् स्लाइडेषु विषयाः सूचिताः सन्ति, तो अन्येषु देशेषु यत् नवीनं साहित्यं विरचितम् अयमपि विषयः भवितुमर्हति। यथा नेपाल देशे संस्कृत साहित्यम्, आधुनिक संस्कृत साहित्यं, श्रीलंका देशे आधुनिक संस्कृत साहित्यम्, इंग्लैंड देशे वा अमेरिका देशे वा यदि संभावना तत्र वर्तते तादृशा ग्रंथाः सन्ति। अहं कांश्चन कवीन् जानामि अमेरिका देशे अथवा नेपाल देशे अथवा श्रीलंकायां, ये संस्कृते कवयन्ति आधुनिक काले, किन्तु शोधयोग्यं तेषां कार्यं वर्तते वा न वा इति तु एक्सप्लोर करणीयं। दैट हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड। ये जो गवेषणा करेंगे शोध विषय का चयन करने के पहले, उनको पहले कई विषय लेकर के एक एक की छानबीन करना चाहिए कि इसमें मेरे शोध के लायक इतनी सामग्री मिल पाएगी या नहीं, कि एक समुचित रूप में शोध प्रबंध माना जा सके, जिसके बारे में जो रिपोर्ट में लिखा जाता है कि ही हैज़ मेड एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन दिस एरिया। ये हमसे कहा जाता है जब हम शोध का मूल्यांकन करते हैं, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप ये बताइए कि द रिसर्चर हैज़ मेड एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द एरिया ऑफ स्टडी, और हम लिख भी देते हैं। कई बार होता है कि उसका कोई ऐसा बहुत ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब उसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और क्या फ़ायदा होगा उसको और हमको। तो ये सब जो है व्यापार चल रहा है, और आप लोगों ने चूँकि मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुला लिया है, तो मैं तो इसी तरह की कड़वी बातें बोलता हूँ, और पहले जो त्रुटियां हैं उनका मार्जन करना चाहिए। संदर्भ सूची में जर्नल्स को अवश्य जोड़ना चाहिए। कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो आधुनिक संस्कृत साहित्य पर ही केंद्रित हैं, उनका अवश्य अवलोकन करना चाहिए, उनके बैक वॉल्यूम्स का अवश्य अवलोकन करना चाहिए। अर्वाचीन संस्कृतम रमाकांत शुक्ल 40 वर्षों से निकालते आ रहे हैं। उनका गत सप्ताह निधन हुआ, और वह निकलेगी आगे, ऐसी पूरी आशा है। ये बड़ी पत्रिका है, अर्धशती पूरी करेगी। सागरिका बहुत बड़ी पत्रिका है, 1964 से निकल रही है। इसका 60-70 वर्ष हो रहे हैं। इसके कई अंक आधुनिक संस्कृत साहित्य से संबंधित हैं, और शोध लेख भी इसमें आधुनिक संस्कृत साहित्य पर बहुत आए हैं।
और बंगाल के ही कई लोगों के शोध लेख इसमें खूब आते रहे हैं और वहाँ के ग्रंथकारों पर भी लेख आते रहे हैं। एक हिंदी में पत्रिका है जो नारायण दास और बनमाली विश्वाल संपादित करते हैं, इलाहाबाद से निकलती है, दृक् पत्रिका। वो आधुनिक संस्कृत साहित्य पर ही केंद्रित है, बहुत अच्छी पत्रिका है। जो हिंदी पढ़ सकते हैं, ये हिंदी भाषां जानन्ति हिंद्यां पठितुं शक्नुवन्ति ते दृक् पत्रिकायाः पुरातनान् अंकान् अवश्यम् अवलोकयेयुः। तत्र समीक्षा कथं क्रियते, मूल्यांकनं विवेचनं कथं क्रियते, प्रति कवि मूल्यांकनं कथं कर्तुं शक्यते इति तत्र योग्यानां विदुषां लेखाः तैः प्रकाशिताः। समीक्षा पत्रिका इयं वर्तते। अध्ययनम् एव तत्र आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य प्रति अंकं विधीयते। कथासरित् इति तु रचनात्मक साहित्यस्य पत्रिका वर्तते, कथा पत्रिका वर्तते। यदि संस्कृत कथा साहित्यम् अधिकृत्य, आधुनिक संस्कृत कथा साहित्यम् अधिकृत्य यदि अध्ययनं क्रियते तर्हि महती पत्रिका इयं वर्तते। अत्यन्तमेव रुचिकरी पत्रिका वर्तते। नारायणदासः सम्पादयति, कोलकातातः एव तत्र प्रकाश्यते। रामकृष्ण मिशन महाविद्यालये असौ सेवां कुरुते, तस्य इयं पत्रिका वर्तते। बहुभ्यः वर्षेभ्यः प्रकाश्यते। योग्याः तत्र सन्ति, ये लेखाः ते सन्निधापिताः। बहवः तादृशाः लेखाः सन्ति येषाम् अवदानम् अधिकृत्य शोधकार्यं कर्तुं शक्यते, यदि कार्यं तान् अधिकृत्य पूर्वं नैव जातम्। मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमीतः दूर्वा पत्रिका त्रैमासिकी निस्सार्यते स्म। सा आधुनिक संस्कृत साहित्यमेव प्रकाशयति। संस्कृत मंजरी दिल्ली संस्कृत अकादमी पत्रिका वर्तते, तत्रापि आधुनिकं साहित्यमेव प्रकाश्यते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य पत्रिका वर्तते परिशीलनं। तत्र क्वचित् आधुनिक संस्कृत साहित्य विषये लेखाः सन्ति इति। अनन्तरं शोधकार्यस्य कृते यदि एतद् उपादेयं भवति, विभाजनं जनरेशन वाइज विभाजनं यदि कर्तुम् इष्यते, सर्वथा सर्वेषां कृते उपादेयं न भवेत्, किन्तु ऐतिहासिक दृष्ट्या यदि सर्वेक्षणं क्रियते तर्हि एवं कर्तुं शक्यते। There have been 4 generations involved in the creation of modern Sanskrit writings. चतस्रः सन्ततयः generations, तत्र 4 पीढ़ियाँ आधुनिक संस्कृत साहित्य में रचनाएं करती रही है। पहली पीढ़ी 1850 से 1900 तक आई। 50-50 साल हमने दिया है एक पीढ़ी का। वैसे 20-20 साल देकर के और भी विभाजन कर सकते हैं, लेकिन हमारे दीर्घायु रहे बहुत सारे यशस्वी ग्रंथकार 50-50 साल तक तो वो रचनाएं करते रहे। जैसे रमाकांत शुक्ल को मैं जानता हूँ कि उन्होंने 60-65 साल तक संस्कृत साहित्य की निरंतर रचनाएं वो करते रहे, 12 साल की आयु से लगा करके, और 81-82 वर्ष की आयु तक वो 70 साल संस्कृत में रचनाएं करते रहे। ऐसे इतनी लंबी अवधि उनके रचनात्मक लेखन की है। मेरे भी रचनात्मक लेखन की 50 से ज़्यादा वर्ष की अवधि है। पत्रिकाओं में प्रकाशित मेरी रचनाएं हुई हैं जब मैं BA का छात्र था। तो यह दीर्घकालिक एक तरह से बहुत सारे हमारे कृतिकारों का संस्कृत रचनाओं में अवदान रहा है। 50-50 लगभग वर्ष यदि दिए जाएं तो 4 पीढ़ी 1850 से लगा करके 2020 तक 4 generations have been active on the scenario। इस परिदृश्य पर, आधुनिक संस्कृत रचना के परिदृश्य पर 4 पीढ़ियाँ निरंतर कालक्रम से संलग्न रही हैं। तदनुसार हम कौन सी पीढ़ी का अध्ययन हमको करना है, किस काल का अध्ययन करना है, उस पर जो सामग्री ज़्यादा जहाँ मिले उस पर हमको फोकस करना चाहिए। दूसरा, विषय के चयन करते समय देखना चाहिए कि जिन रचनाकारों पर कई थीसिसें हो चुकी है उन पर थीसिस न लें। शोध गंगा या जहाँ सूची मिलती है, एक प्राच्यवाणी पत्रिका कुरुक्षेत्र से निकलती है, उसमें भी सूचियाँ प्रकाशित होती हैं। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो PhD की थीसिसों की सूची प्रकाशित करता है। तो सारे सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। UGC से जो सोर्सेज हैं, शोध गंगा आदि में जो सूची है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो एनुअल लिस्ट निकलती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस की, उसको भी देखना चाहिए। और भी जहाँ थीसिस की सूचियाँ
जो काम है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में हमने बिब्लियोग्राफी ऑफ PhD वर्क्स इन संस्कृत ये सूची डाली थी वेबसाइट पे। जब तक मैं था उसमें वेबसाइट पर थी, मैंने फिर बहुत सालों से देखा नहीं है, तो वो यहाँ वो है, वो यदि वहाँ है तो उसको भी देख सकते हैं। तो जितना श्रम करेंगे और जितना सामग्री देखेंगे उतना ही लाभ होगा, और जितना कम कम देख के जल्दी जल्दी करेंगे, ऊपर ऊपर से लेंगे तो गहराई काम में नहीं आएगी। मेरी दृष्टि से कुछ रचनाकार हैं जिन पर कि काम कम हुआ है शायद, यदि इन पर हुआ है तो आप लोग पता कीजिए। मैंने ये सब सर्च करके नहीं लिखा है, मुझे रिसर्च करना नहीं है अब, मुझे कोई मतलब नहीं क्या कोई क्या रिसर्च करता है। आपने ज़बरदस्ती मुझे इसमें डाल दिया इस विषय में। रिसर्च जो आगे करना है नए लोगों को, उस पर बोलने के लिए मैं अधिकारी विद्वान नहीं हूँ। लेकिन वासुदेव द्विवेदी सार्वभौम इनको चूंकि बड़े कवि के रूप में तो किसी ने माना ही नहीं। ये बड़े महापुरुष थे संस्कृत साहित्य के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और उन्होंने बच्चों का साहित्य संस्कृत में लिखा है, बहुत सरल सरल साहित्य लिखा है। लेकिन उनकी एक पुस्तक मेरे देखने में आई, वो अद्भुत पुस्तक है। वो मेरी दृष्टि में पूरे संस्कृत साहित्य में जितना ये 200 साल का काल है, वैसी किताब और किसी ने नहीं लिखी। वैसी आनंददायक किताब है। हमको भाई आनंद मिलना चाहिए किताब को पढ़ते हुए, कि तबीयत खुश हो जाए, ऐसी किताब होना चाहिए पहले तो। अब आप उपदेश छांट रहे हैं उसमें, और सूक्तियाँ पे सूक्तियाँ दे मार रहे हैं हमको, और उसमें कोई रस नहीं है, तो वो तो हमारी दृष्टि से ऐसा रचनात्मक साहित्य नहीं हुआ। दार्शनिक साहित्य है तो बात अलग है। दार्शनिक साहित्य में भी कोई गहरा चिंतन हो तो हम माने। जैसे गोविंद चंद पांडे अच्छे फिलासफर हैं, उनकी किताबें आप संस्कृत की देखिए, दर्शन संबंधी जो उन्होंने लिखा है, तो एक फिलासफर जिस तरह से साहित्य जिस तरह से लिखता है उस तरह से उनका विवेचन है, उस पर तो रिसर्च हो सकता है। और तो जिसमें कुछ तत्व है। अद्यापि में खूबी यह है कि 50 सालों में जो कुछ उन्होंने देखा उसको उन्होंने ऐसे सरस रूप में वर्णन कर दिया है। कहीं श्लोक है, कहीं गद्य है, लेकिन ऐसा पूरे भारत में वो जगह जगह गए वासुदेव द्विवेदी सार्वभौम, और ऐसे मनोरंजक उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। तो ट्रेवलॉग भी ये है, और सारी भारत में संस्कृत संबंधी जो कुछ हो रहा है उसका भी विवरण इसमें है, और कितने कितने चरित्र इसमें खुलते हैं हमारे सामने, कितने नाटक उन्होंने देखे उसके विवरण हैं। तो पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है, युग साकार हो जाता है वासुदेव द्विवेदी का। तो अपनी अपनी रुचि है, मुझे ये पुस्तक पसंद आई, और उसमें एनालिसिस हो सकती है कि कितने व्यक्तियों का उन्होंने उल्लेख किया है। कम से कम 150-200 संस्कृत जगत की विभूतियों जो जिनसे वो मिले, कब मिले, उसका उन्होंने उल्लेख किया। क्या क्या घटनाएं हुई, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हुई तो कब, कैसे, कहाँ, उसका उन्होंने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन उसमें हो गया। लेकिन सरस बहुत है, वो विनोदी आनंदी स्वभाव के थे वासुदेव द्विवेदी। तो ये है, उन पर मेरे ख्याल में यदि नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, कोई कर सकता है, संभावना बता रहा हूँ। महाप्रज्ञ एक थे, वो बड़े कवि हैं मेरी दृष्टि में, बहुत बड़े कवि हैं, और उनका दीक्षा के पहले का नाम मुनि नथमल है। मुनि नथमल के सैकड़ों ग्रंथ हैं, और उनमें से कुछ संस्कृत में भी हैं। अश्रुवीणा बहुत ही मार्मिक काव्य इनका है, बहुत ही करुण रस का काव्य है अश्रुवीणा मुनि नथमल का। और भिक्षु महाकाव्य उन्होंने लिखा था, संस्कृत में उन्होंने बहुत साहित्य लिखा था। दीक्षा के बाद आचार्य महाप्रज्ञ, वो तो बहुत बड़े मुनि माने जाते हैं। जैन मुनियों के बीच में जो 3-4 बहुत बड़े मुनि माने जाते हैं, आचार्य तुलसी हुए और ये महाप्रज्ञ हुए, उनमें से एक ये हैं। तो उनका मृत्यु के बाद प्रकृति विहार उनका कविता संग्रह संस्कृत में छुपा है। वो अगर आपको स्पिरिचुअल पोएट्री देखना है तो वो उसमें है, बहुत गहराई में जाकर के आध्यात्मिक अनुभव भी वो, और इमेजरी बहुत अच्छी है, रचना बहुत सुंदर है। तो ये एक एरिया हो सकता है। आगे मैंने विषय जो दिए हैं उसमें स्पिरिचुअल पोएट्री इन संस्कृते अध्यात्म काव्यम, यह भी एक विषय हो सकता है। इस पर मेरे ख्याल में किसी ने किया नहीं होगा, और कुछ रचनाएं हैं ऐसी जिनमें कि एक अध्यात्म जगत का कवि उसको हम कह सकते हैं। अर्षदेव माधव के उपनिषद काव्य हैं, वो नया उपनिषद संस्कृत में लिख रहे हैं और कविता में लिख रहे हैं, कवित्व उसमें है। तो कालूरी हनुमंत राव उपेक्षित रचनाकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं,
वो चूंकि सीन में नहीं रहे संस्कृत में। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उसने कुछ काव्य आव्य लिखा तो उस पर जल्दी रिसर्च हो जाती है। संयोग से हम चूंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और वाइस चांसलर भी हो गए तो अब हर कोई हमारे ऊपर लेने लग गया। हम मना भी करते हैं कि भाई हो चुकी है हमारे ऊपर। तो मेरे ख्याल में 25 से ज़्यादा थीसिस मेरे ऊपर हैं और वो इसलिए ले लेते हैं कि उनको सुविधा रहती है कि बायोडेटा उनको मिल जाता है और जो थीसिस पहले की मिल गई उससे पहला चैप्टर तो वो ले ही लेते हैं, ग्रंथकार का परिचय। तो ये तो तमाशा एक तरह से होता है और मैं तो मना भी करता हूँ, लेकिन वो लोग कहते अरे सर अरे आप पर तो आप बड़े कवि हैं, आप पर तो। अभी कालूरी हनुमंतराव फार्मेसी के प्रोफेसर थे, इतनी बेहतरीन इन्होंने कहानियाँ, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने संस्कृत में लिखी हैं, तबीयत खुश हो जाती है। इस तरह की कहानी होना चाहिए संस्कृत में, जो अन्य जैसे बंगला की जो बेस्ट स्टोरीज हैं उसके लेवल पर जो जाए, कि आपके महाश्वेता देवी हैं, कि आशापूर्णा देवी हैं, और भी जो अच्छे बंगला के लेखक हैं, उसके स्तर की कहानी संस्कृत में कोई लिखे। मेरी समझ से नहीं लिखी जा रही हैं ऐसी कहानियाँ। आप लोग देखिए, दो चार कुछ हैं थोड़े बहुत जो प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ में अच्छी कहानी संस्कृत में लिखी जाए। नहीं तो पुनरावृत्ति और जो पहले के बाणभट्ट आदि लिख गए उसके जैसी शैली में लिखने लगते हैं। तो नाति चरामी अन्याश्च कथा, इसको मैं 21वीं शताब्दी के साहित्य की उपलब्धि एक मानता हूँ। ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ में, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ में कालूरी हनुमंतराव ने संस्कृत में कहानियाँ लिखी। और इसका एक मानक ये भी होता है कि दूसरी भाषा में अनुवाद करके वहाँ की अच्छी पत्रिकाओं में छपाएं तो क्या वहाँ आदर होगा? हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे कवि और रचनाकार हैं जिनकी कविताओं का, कथाओं का अनुवाद यदि अन्य भाषा में किया जाए तो दूसरी भाषा के जो उत्कृष्ट साहित्यकार या समीक्षक या अच्छी पत्रिकाएं हैं उनकी दृष्टि से वह समादरणीय कदाचित नहीं होगा। तो ये बहुत कड़ाई से यदि मूल्यांकन करें, मैं चूंकि बहुत कड़ाई से कई बार मूल्यांकन करता हूँ, मुझे अपनी खुद की ही बहुत सारी रचनाएं पसंद नहीं हैं। वो लिख गई जब हम बालक थे या युवा थे और वो रिजेक्ट करने लायक हैं, उन पर भी कर गए हमारे यहाँ लोग शोध, उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये इस तरह के लेखकों को लोकेट करना चाहिए। कोई संस्कृत की पाठशाला में नहीं थे, वो संस्कृत के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं थे, वो साइंस के प्रोफेसर थे और परंपरा से पिताजी संस्कृत के जानकार थे, उससे उन्होंने खुद संस्कृत सीखी, आनंद के लिए संस्कृत में लिखते हैं। क्यों संस्कृत में लिखता है कोई कविता? उससे क्या मिलने वाला है? ना कोई रॉयल्टी मिलेगी और ना कुछ और कुछ होगा और न ज़्यादा उसमें रिकॉग्निशन होगा, क्योंकि हम हिंदी में लिखते थे तो हमारी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में कहानियाँ छपती थी। धर्मयुग बहुत बड़ी पत्रिका थी उस ज़माने में, टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें हमारी कहानियाँ छपती थी, हमारे उपन्यास कहानियाँ छपे। तो दूसरी भाषा में अगर बढ़िया लिखेगा तो उसमें ज़्यादा फैलेगा। संस्कृत में पढ़ते भी नहीं है, ज़्यादा प्रचार भी नहीं होता है, तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसमें हमको अनिर्वचनीय आनंद मिलता है। उसमें जो संस्कृत में लिखने का जो आनंद है कि वो इडियम्स, वो फ्रेजेस, वो प्रौढ़ी जो संस्कृत में हम कर सकते हैं, वो अन्यत्र अन्य भाषा में नहीं वो समृद्धि आ सकती। तो ये लोग संस्कृत में इसलिए लिखते हैं कि इनको उसमें आनंद आता है। संस्कृत से कोई संबंध ही नहीं रहा उनका, कभी फॉर्मली कभी विद्यार्थी नहीं रहे संस्कृत के। तो ऐसे और भी लेखक हैं, मैं उनके बता सकता हूँ, तो उन पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ दूसरी तरह का है साहित्य आपको मिलेगा, उसमें अनुभव दूसरा है। तो तेषाम अनुभवा भिन्ना है। ये पाठशालासु अध्यापका आसन, ये महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु अध्यापका आसन, अत्र ये सन्ति वयं ये अत्र स्मः, ते सर्वे क्वचित् महाविद्यालये क्वचित् विश्वविद्यालये वा अध्यापकाः सन्ति, पूर्वं वा आसन् अथवा विश्वविद्यालयेषु अधीयानाः आसन्। तेषाम् अनुभव जगत् सीमितं भवति। क्वचित् फैक्ट्री मध्ये कार्पोरेट जगति यदि कार्यं करोति तथापि संस्कृते प्रगल्भते, संस्कृते पटुर्भवति, स यदि लिखति तर्हि तस्य अनुभव जगत् भिन्नं स्यात्, तस्य साहित्यमपि भिन्नं स्यात्, तत्र विविधता स्यात्। अस्माकं साहित्ये तेव अनुभवाः भवन्ति, अध्यापकस्य अनुभवाः वा भवन्ति,
अथवा यद् यद् दृश्यते अस्माभिः मध्यवर्गीय समाज तस्य अनुभवः भवन्ति। तो अनुभव जगत विस्तीर्णं भवति यदि अन्येषु कार्यक्षेत्रेषु कार्यरताः जनाः संस्कृते लिखन्ति ये औपचारिकतया संस्कृतशिक्षया सम्बद्धाः न आसन्। तो तारापद चक्रवर्ती भवतामेव प्रदेशे बङ्गप्रदेशे अयं महान् कथाकारः वर्तते। कथा 12 इति संकलनस्य नाम कदाचित् वर्तते, इदानीं न स्मरामि, मया विवरणं दत्तं स्वकीये ग्रन्थे। अयं शोभनः कथाकारः वर्तते। तो एतादृशाः कथाकाराः शॉर्ट स्टोरी राइटर्स विचेयाः अध्येतव्यं। यदि आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य विशेषताः अवगन्तव्याः तर्हि एतादृशाः ये उत्तमाः रचनाकाराः सन्ति तेषां साहित्यम् अध्येतव्यं। कथा 12 तत्र संस्कृत साहित्य परिषत्तः कोलकातातः प्रकाशितः वर्तते ग्रन्थः, सः अध्येतव्यः। अन्ये लक्ष्मणसूरिः महान् ग्रन्थकारः वर्तते, तं तादृशं ग्रन्थकारम् अधिकृत्य शोधकार्यं विधातुं शक्यते। गलगली रामाचार्य महान् कविः वर्तते। तो तेषां चर्चा प्रायः न भवति इति मया नामानि गृह्यन्ते। गलगली रामाचार्य बहुत संपन्न कवि हैं संस्कृत के। कालिदास माघ भारवी की तरह प्रौढ़ उनकी कविता है, लेकिन आधुनिक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, आधुनिक भावबोध बहुत है। और जो उन्होंने ये लहरी काव्य लिखे हैं, कारागार लहरी, बहिष्कार लहरी, श्री चक्र लहरी, गांधी टोपी लहरी, 5 लहरियां उन्होंने लिखी हैं। आप देखिए कि 1909 में 1910 में तो गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए, लोग जानते भी नहीं हैं गांधी युवा हैं। वो संस्कृत का पंडित उसके 5 साल 7 साल बाद उन पर इतनी बढ़िया काव्य लिख रहा है कि गांधी ने सारे भारत को जगा दिया है। वो स्वराज्य लहरी, कारागार लहरी, बहिष्कार लहरी, श्री चरखे पर, उनके चक्रे पर 50 श्लोकों की बहुत सुंदर वो क्लासिक कविता है सारी उनकी। गलगली रामाचार्य ऊंचे कवि हैं, बड़े कवि हैं। तो थीसिस तो मेरे देखने में उन पर नहीं आई है और बहुत समृद्ध कविता उनकी है। उपन्यास उन्होंने अद्भुत अपने ढंग का अनोखा उपन्यास लिखा। ये मधुरवाणी पत्रिका निकालते थे, 30-40 साल इन्होंने मधुरवाणी पत्रिका निकाली। वो पत्रिका अपने आप में बहुत माइलस्टोन है आधुनिक संस्कृत साहित्य में। गलगली रामाचार्य, उसके बाद उनके पुत्र पंडरीनाथ रामाचार्य ने उसको निकाला है। और ये बहुत दुर्भाग्य हुआ कि सारी पत्रिकाएं जो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के शुरू में निकली हैं वो अधिकांश काल कवलित हो गई। आप लोगों में कोई यदि बंगाल में पुरानी लाइब्रेरियों में संबंध रखते हो तो आप लोग इसका संकलन कीजिए कि ऋषिकेश भट्टाचार्य जो पत्रिका निकालते थे उसका कोई अंक मिलता ही नहीं। वो माइलस्टोन है संस्कृत के जर्नलिज्म में। जो आपके विद्योदय पत्रिका बंगाल से निकलती थी उसके अब अंक नहीं मिलते हैं, जितना हमने तलाश किया। वो कहते हैं कि सब खत्म हो गया, दीमक खा गए, चली गई, एक भी अंक वहाँ नहीं है ये संस्कृत कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो अन्य कहीं लाइब्रेरी में हो तो पता करना चाहिए और ये डॉक्यूमेंटेशन इनका करना चाहिए। बहुत बड़ी अनमोल निधि यह थी जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो संस्कृत पत्रिकाएं निकली, सारे देश में निकली, उस पर रिसर्च वर्क है, वो मैं इनलिस्ट नहीं किया है। संस्कृत पत्रकारिता का विकास, राम गोपाल मिश्र की किताब है, पीएचडी थीसिस है हमारे सागर यूनिवर्सिटी से। उसमें उन्होंने बताया कि 1970 तक संस्कृत में 400 पत्रिकाएं अलग अलग कालों में छपी। कुछ उसमें से 2, 4, 5, 10 साल छपी, कुछ 30-40 साल छपी, लेकिन टोटल नंबर जो उस रिसर्च में उन्होंने बताया वो 400 पत्रिकाएं हैं। उन 400 पत्रिकाओं में कितनी बहुमूल्य सामग्री छपी है, उसमें से अधिकांश ख़त्म हो गई, नहीं मिलते हैं उनके पुराने वॉल्यूम्स, कहीं किसी किसी के मिलते हैं। कितना बड़ा साहित्य हमारा लुप्त हो गया। ये अपने आप में एक आधुनिक संस्कृत साहित्य में अनुसंधान का विषय है कि जो लुप्त हो गई हैं पत्रिकाएं, जिनके पुराने अंक नहीं मिल रहे हैं, उनको खोज के, उनका स्कैन करके, उनके डिजिटल लाइब्रेरी उनका बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को ये काम लेना चाहिए। कहीं किसी के यहाँ मिल सकते हैं, किसी पुरानी लाइब्रेरी में कहीं शायद मिल सकते हैं बहुत सारी पत्रिकाएं। तो अब वो, और वो इतनी बड़ी धरोहर हमने गंवा दी है कि उसको अब कह नहीं सकते।
क्रांति पर उनमें लेख छपे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लेख छपे हैं, वो बैन हो गई थी, इस कारण भी नहीं बच पाई, उसको बचाया नहीं जा सका। किसी के पास बचे हों पुराने अंक तो उनको खोजना चाहिए। और ये पत्रकारिता का इतिहास मिलता है। बलदेव आनंद सागर की भी किताब है, मेरी किताब में भी उस पर अध्याय है, मेरा संस्कृत साहित्य के इतिहास के चौथे खंड में संस्कृत पत्रकारिता पर। तो 1860 से लगा करके 2020 तक जितनी पत्रिकाएं निकली हैं उनकी जानकारी वहाँ मिल सकती है। बड़े जो कवि हैं उन पर अलग अलग एस्पेक्ट से शोध कार्य हो सकता है। जैसे बंगाल में ही हम लेते हैं तो जीवन न्याय तीर्थ बहुत बड़े राइटर्स में से एक हैं। एते महांता ग्रंथकारा महांता कवयः सन्ति एतेषां महाकाव्यं वर्तते नाटकानि बहूनि वर्तन्ते जीवन न्याय तीर्थ वर्याणां नाना प्रयोगाः तैः कृताः अत्यन्तमेव रुचिकरं साहित्यं तैः प्रणीतं। हरिदास सिद्धांत प्रागीशोऽपि महान् ग्रंथकारः वर्तते, महापण्डितोऽपि वर्तते, तस्य नाटकानि बहूनि सन्ति, अन्येपि ग्रन्थाः तस्य सन्ति। तस्य नाना पक्षान् अधिकृत्य शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। केवलं टीकाग्रन्थाः तस्य ये सन्ति, साहित्यदर्पणस्य टीका वर्तते, अन्येषां ग्रन्थानां टीकाः वर्तन्ते तस्य हरिदास सिद्धांत वागीशस्य। तः अधिकृत्य यदि शोधकार्यं न विहितं पूर्वं तर्हि शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। यतो हि टीका वैशिष्ट्यं किं, हरिदास सिद्धांत वागीशस्य टीकायां के ग्रन्थाः उल्लिखिताः, कानि उद्धरणानि दत्तानि इति सर्वं तत्र डॉक्युमेंटेशन शोधयोग्यं कर्तुं शक्यते। तो एवं कार्यं कर्तुं शक्यते। पुरस्कृताः ग्रन्थकाराः विचेयाः, साहित्य अकादमी प्रतिवर्षं पुरस्कारं ददाति, तत्र सूची साहित्य अकादमी वेबसाइट मध्ये सूची प्राप्तुं शक्यते। तो बहवः ग्रंथकाराः तादृशाः सन्ति, ये प्रसिद्धाः सन्ति, तान् अधिकृत्य शोधकार्याणि जातानि। किंतु उसमें से कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ऐसे हैं जो कि अभी भी अल्पज्ञात हैं, अभी भी उपेक्षित हैं। जैसे रामजी ठाकुर, ये मिथिला के हैं, बहुत सौम्य सज्जन व्यक्ति हैं। क्या होता है कि जो ज़्यादा सेमिनार में जाते हैं, आते हैं, मिलते जुलते हैं, संपर्क करते हैं, उनका नाम ज़्यादा हो जाता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं, हमने भी किया, हम भी खूब कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था, प्रेजेंटेशन करते थे, तो लोग जानते ज़्यादा हैं, ये हो सकता है। तो रामजी ठाकुर को हम ही नहीं जानते थे। उनकी किताब साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए आई और हम कन्वीनर थे, तो हमने उलट पलट के देखा तो हमको लगा कि ये तो बहुत ही बड़े कवि हैं। और फिर विचार किया गया तो उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। बहुत बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। उनके कई काव्य हैं और वो मिल सकते हैं। आर्या विलासा उनका आर्याओं का संकलन है, और भी उनके कई काव्य हैं। रामशंकर अवस्थी भी वो स्कूल में अध्यापक रहे, बहुत प्रौढ़ कवि हैं ये, इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इनके तो बहुत सारे काव्य हैं, महाकाव्य भी है वन देवी नाम से, और खंड काव्य बहुत सारे हैं, बड़ी लंबी सूची है। उनमें एक एक पर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रौढ़ ये हैं कवि रचनाकार। व्याकरण की दृष्टि से लकार प्रयोग इनके बहुत अच्छे हैं। जैसे लकार प्रयोग बहुत अनोखा कुछ लोग करते हैं। आपके महेश गौतम हैं जो हरियाणा के उपन्यासकार हैं, और उनके 5-6 उपन्यास छपे हैं, और उसमें समकालीन जीवन का चित्रण वो करते हैं, लेकिन लकार प्रयोग की दृष्टि से बड़ा विलक्षण उनका है। वो लुंग लकार का प्रयोग बड़ा उनका सधा हुआ है। तो ये शैली की दृष्टि से नए प्रयोग कुछ लोग करते हैं। कुछ नए रचनाकारों में बहुत संभावनाशील है, बड़े हैं, जैसे शतावधानी आर गणेश। ऐसा तो कवि मिलना मुश्किल है पूरे संस्कृत साहित्य की परंपरा में। जो कवि आगे याद किए जाते रहेंगे, बहुत ही विलक्षण विचक्षण कवि हुए, उनमें से एक शतावधानी आर गणेश हैं। वो भी कम जाने गए, क्योंकि उनकी कन्नड़ लिपि में छपी थी रचनाएं, वो देवनागरी में छपाने पर उन्होंने ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया। अब उनकी रचनाएं मिलती हैं। अब तो शतावधानी रचना संचयनम साहित्य अकादमी से छप करके आ गया, बड़ी उनकी एंथोलॉजी है संस्कृत रचनाओं की, और उनकी बहुत सारी किताबें आ गई। उनकी सूची कुछ यहाँ है। संस्कृत में मौलिक साहित्य उनका, वो प्रतिभाशाली कवि हैं और बहुत प्रयोग उन्होंने किए, विद्वान भी हैं। नारायण दास खुद अपने आप में बहुत उनका अवदान है, ये आप लोग पता कर सकते हैं। वहीं आपके यहाँ मिल सकते हैं नारायण दास। अगर यहाँ मौजूद नहीं हैं तो
उनसे आपको संपर्क कर लेना चाहिए। अच्छे विद्वान भी हैं। आधुनिक साहित्य पर उन्होंने बहुत कार्य किया है, अनुवाद भी बहुत किए हैं। वो मूलतः बंगाली नहीं है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत साहित्य उन्होंने अनुवाद स्वयं किया है, और बंगला साहित्य और उड़िया साहित्य का अनुवाद भी उन्होंने किया है स्वयं। और जो नई विधा आई जैसे स्पष्ट कथा, ये भी विषय हो सकता है। अच्छा, आप समाप्त किया जाए तो बहुत आप मेरे ख्याल में समाप्त कर दें, क्योंकि आप लोग 2-4 मिनट और दे सकते हैं, 8 तो बज गया। इतोपि भवितुमर्हति महोदय, चिन्ता नास्ति। किन्तु 8 यावदेव कालः आसीत्, तत्र अवशिष्टं तु बहु वर्तते, किन्तु मुख्यं यत् वक्तव्यं स्यात् तद् भवेत्। अनन्तरम् अहं समाप्नोमि। किञ्चित् इतोपि 10 निमेषाः 15 निमेषाः भवितुमर्हति। अच्छा, किञ्चित् त्यजामि। सूफी दर्शनं संस्कृते इति सर्वथा नवीनो विषयः भवितुमर्हति। तत् सामग्री प्राप्येत, अनुवादाः सन्ति। यथा मम ग्रन्थेपि एतादृशाः ग्रन्थाः केचन उल्लिखिताः, ये सूफी साहित्यं वर्तते संस्कृते अनुदितं। केचन कवयः तादृशाः सन्ति येषां रचनासु सूफी धारा वर्तते, सा विचेया। यथा बलराम शुक्लः स पर्शियन् साहित्यस्य अध्येता वर्तते, तस्य यानि काव्यानि सन्ति तेषु सूफी धारायाः पर्शियन् पोयट्री या वर्तते, उमर खय्याम कवेः यत् साहित्यं वर्तते। तथैव जगन्नाथ पाठकः, स तु उमर खय्याम भावितः कविः वर्तते। उमर खय्यामस्य महान् प्रभावः केषुचित् कविषु सञ्जातः। तो ते सूफी कवयः सन्ति, तेषां मधुशाला चित्रणं यद् भवति तत्तु सूफी दर्शनं यद् वर्तते, जीवनमेव मधुशाला, तत्र एवमेवम् अस्माभिः जीवनं यापनीयम् इति यद् दर्शनं वर्तते, तद् दर्शनं प्रतिफलितं केषाञ्चित् संस्कृतकविषु। तो संस्कृतसाहित्ये, आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये, काव्यसाहित्ये सूफी दर्शनस्य उन्मेषः इति विषयः कठिनः भवति यद्यपि, यतोहि सूफी साहित्यं, सूफी दर्शनम् अध्येतव्यं स्यात्। मूल पर्शियन साहित्ये कथं विकसितम् इति अध्येतव्यं स्यात्, किन्तु चैलेंज ग्रहणीयं। चुनौती भरे विषय लेना चाहिए, पिटे पिटाए विषय नहीं लेना चाहिए। और उसमें कई बार लोग आपकी हंसी भी उड़ाएंगे कि ये विषय क्यों ले लिया, सूफी दर्शन, ये क्या है, संस्कृत में कैसे हो सकता है। लेकिन जब काम हो जाएगा और लोग देखेंगे कि हाँ सचमुच में है, तो स्वीकार करेंगे लोग कि हाँ ये नया काम था और करना चाहिए था। ये तो होता है। तो आपके गुरुजन ही कहेंगे कि अरे बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, वो संस्कृत में सूफीज़म कैसे आएगा, और मूर्ख हो तुम भी, और जिन्होंने बताया वो भी मूर्ख हैं, ऐसा वो कह देंगे। लेकिन मेरी समझ से इसमें बहुत ही अत्र क्षोधक्षमं तत्वं वर्तते। एतादृशा नवीना विषया भवितुमर्हन्ति। आपातकालवर्णनं, डिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ इमर्जेंसी इन संस्कृत। बहूनि काव्यानि लिखितानि आपातकालमधिकृत्य। के कानिचित् काव्यानि तु प्रशंसापराणि लिखितानि। इंदिरा गांधी चरितं सत्यव्रत शास्त्रिणा लिखितं, तत् प्रशस्तिः कृता तैः। किन्तु तादृशापि कवयः सञ्जाताः, यही तस्मिन्नेव काले इंदिरा गांधी महोदयायाः आलोचना कृता यद् अयं दुरन्तः कालः समागतः, महान् संकटकालः अयं जनतायाः कृते, आपातकालः यह आरोपितः। इमरजेंसी जो लगाई इंदिरा गांधी ने, उसकी आलोचना करते हुए ये वो जो शास्त्री हैं अलीगढ़ के, कहीं उनका नाम आगे आएगा, एकदम से नाम उतर जाता है। उनका जन विजय महाकाव्यम है, वो पूरा महाकाव्य ही इमरजेंसी पर है। हरिश्चंद्र रेणापुरकर का 250 श्लोकों का काव्य इंदिरोत्थान पतनम, राइज एंड फॉल ऑफ इंदिरा गांधी, उसमें भी इमरजेंसी का उन्होंने समीक्षण किया है। तो ऐसे काव्य मिल सकते हैं। दलित चेतना और दलितोद्धार, दलित समाज संबंधी काव्य मिल सकते हैं। ये भी नया विषय है, इस पर तो कुछ काम कर रहे हैं लोग। कई कवि हमारे अब कहते हैं कि हम तो दलित कविता लिखते हैं। हमारे युवा कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, कौशल तिवारी, वो दलितों पर कविता लिखते हैं, वो अच्छी लिखते हैं। तो ये जो सबाल्टर्न डिस्कोर्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, दलित विमर्श हिंदी में कहते हैं, बंगला में क्या कहते होंगे हमको पता नहीं है। ये सभी भाषाओं में हो रहा है। और संस्कृत में कुछ चूँकि पारंपरिकता ज़्यादा है, तो गुरुजन ये कह सकते हैं कि ये सब बेवकूफ़ी मत करो, दलित कुछ नहीं होता है।
वो सब हमारे अलग, हमसे अलग थोड़े ही हैं, वो तो हमारे ही अंग हैं। उनको अलग कैसे मान के हम दलित विमर्श अलग से कैसे मान सकते हैं? तो इनको ये तो अलगाववाद है। लेकिन ये दलित साहित्य अपने आप में बहुत बड़ी धारा है, मराठी में, हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, क्योंकि अपनी बात वो लोग कहते हैं। अब जैसे वो एक संस्कृत की प्रोफेसर हैं, वो अंत्यज परिवार से आई हैं, वो जब अपने अनुभव बताती हैं तो वो अनुभव अलग होंगे, उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि उसका जीवन कैसे था। तो वहाँ से जब आएगा रचनाकार और वो बताएगा, तब वो एक अलग विमर्श बनेगा। संस्कृत में दलित विमर्श सचमुच में नहीं बना, लेकिन कई लोग कविताएं लिखते हैं जो स्वयं उन्होंने देखा है, आंखों देखा कि कैसे दलित लोगों का जीवन है। तो इस तरह से बलदेव मेहरा तो उसी वर्ग से आए हैं, ये कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर रहे। उन्होंने अम्बेडकर चरितम लिखा है और प्रभाशंकर जोशी का भीमायनम महाकाव्य है। ऐसे महाकाव्यों में दलित चेतना, दलित विमर्श। एक उमाशंकर त्रिपाठी बहुत ही अच्छे कवि हुए, बहुत प्रौढ़ कवि हैं। उनका क्षत्रपति चरितम महाकाव्य है, जो कि 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। उन्होंने बहुत सी कविताएं ऐसी लिखी। आप देखिए कि काशी का पारंपरिक पंडित है, वो अस्पृश्य की जो वेदना है, दी अनटचेबल स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, एक अछूत अपने बारे में बता रहा है। बहुत मार्मिक कविता उनकी है। ये षोडशी, उसको मैंने नहीं लिस्ट किया है, और एक साहित्य अकादमी से मेरा संकलन छपा था शायद 1980 में, षोडशी नाम से। उसमें 16 आधुनिक कवियों की कविताओं के संकलन हैं। तो उसमें उमाशंकर त्रिपाठी की 3-4 कविताएं या और ज़्यादा कविताएं हैं। तो अस्पृश्यांतर निवेदितम उनकी बहुत मार्मिक कविता है। चक्री चूड़ामणि गधे पर लिखी हुई उनकी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। रासप पर, ए पोएम ऑन डंकी, इतनी अद्भुत इमेजरी उसमें है। चांदनी रात में जैसे कोई चीज हिल रही है, ऐसा मुझे उसको, काली रात में गधा जब चलता है तो मुझे लगता है, ऐसी भावपूर्ण कविता है उस पर। उसको उन्होंने कहा कि भारतीय जनता का, प्रजातंत्र में भारतीय जनता का प्रतीक है मेरे लिए ये जो गधा है। अद्भुत अनोखा अनुभव उसमें। ये नए ढंग की कविताएं हैं, आप देखिए। ये तो दलित चेतना संस्कृत साहित्य में ये विषय हो सकता है। एक विषय बहुत अच्छा हो सकता है नवीन धर्मशास्त्र संस्कृत साहित्य में, और नवीन स्मृतियाँ कुछ लोगों ने लिखी हैं, उनकी सूची मैंने दी है कहीं, और ये तो रिपीट भी हो गया है इसमें। कौंडिन्य स्मृति रामचंद्रुडू की है, और नारायण स्मृति नारायण स्वामी थे। नारायण स्वामी का संप्रदाय है बहुत बड़ा, बड़े धर्मगुरु थे, वो उसी अंत्यज वर्ग से ही आए थे। संस्कृत के भी अच्छे पंडित थे, उन्होंने नारायण स्मृति लिखी है। और भी स्मृतियाँ लिखी गई हैं, इस पर काम मेरे ख्याल में नहीं हुआ है। तो जो नई स्मृतियाँ लिखी गई, उसमें आपके प्रांत से सबसे पहले आया महानिर्वाण तंत्र। ये राजा राम मोहन राय के समय कंपाइल किया गया था, रविन्द्रनाथ भी इसको पढ़ते थे। ये नया धर्मशास्त्र है। महानिर्वाण तंत्र नाम से बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी एक ग्रंथ मिलता है, और एक शैव ग्रंथ भी है महानिर्वाण तंत्र। पर ये मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर में महानिर्वाण तंत्र नया धर्मशास्त्र और तंत्रशास्त्र का ग्रंथ है। ये छपा हुआ है चौखंबा से, और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर भी पढ़ते थे, और इसके उद्धरण वो देते थे। ये किसी बड़े पंडित ने बनाया, उसने नाम नहीं दिया है अपना। कहते हैं कि हरिहरानंद स्वामी जो राममोहन राय के गुरु थे, उन्होंने बनाया है ये। तो महानिर्वाण तंत्र से लगा करके और 21वीं शताब्दी तक अनेक नई स्मृतियाँ अच्छे ग्रंथकारों ने लिखी हैं, और कैसे नए विधान बता रहा है। जाति पात का खंडन उसी स्मृति में कर रहा है, नई वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है। महानिर्वाण तंत्र में तो उन्होंने कहा कि पत्नी को जो पीटता है वो बड़ा पापी है, और ऐसे, और उन्होंने पंचमकारों का भी उस दृष्टि से खंडन किया है कि इस तरह से मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। वो तंत्र साधना में सीमित रूप में थोड़ा लिया जाता है, उसकी विधि उन्होंने बताई है। विडम्बन काव्य एक अलग विधा हो सकती है। पैरोडी, इस पर कोई कम काम शायद हुआ है, और इसके कुछ संस्कृत के कवि इसके बहुत सिद्ध कवि हैं, जैसे वीरभद्र मिश्र। रामावतार शर्मा तो बहुत बड़े पंडित हैं, उन पर तो कई थीसिस हो चुकी हैं। मुद्गर दूतम उनका पैरोडी काव्य है बहुत बड़ा। वी राघवन बहुत बड़े कवि हैं, उन पर कई थीसिस हो चुकी हैं। लेकिन उदाहरण के लिए उनका विद्यानाथ विडम्बनम है, यह बहुत ही रोचक काव्य है। जो विद्यानाथ एक कवि हुए 11वीं-12वीं शताब्दी में, आचार्य हुए, उन्होंने प्रताप देव की प्रशस्ति में ऐसे जमीन आसमान के कुलावे मिला दिए हैं।
महती प्रशंसा तेन प्रताप रुद्रदेवस्य कृता तस्य पेरोडी अनेन विद्यानाथ विडंबन काव्य विहिता अत्यंतमेव हास्यपूर्णं वर्तते काव्यम। वीरभद्र मिश्रा महान कवि वर्तते विडंबन काव्यस्य तेन लघुवंशं लिखितं युगधर्मा इति काव्यं तेन लिखितं तस्य काव्ये विडंबना बहुशः वर्तते। क्रिश्चियन रिलीजन विषयकं संस्कृत साहित्यम इत्यपि विषयः भवितुम् अर्हति। क्रिस्तु धर्म विषयकं संस्कृत साहित्यम आधुनिक काले। क्रिस्तु भागवतम वर्तते, क्राइस्ट को लेकर के ये पूरा बड़ा महाकाव्य, अच्छा महाकाव्य है, पीसी देवसिया का सुंदर महाकाव्य है। और वो खुद ही क्रिश्चियन थे और संस्कृत के अच्छे पंडित थे। ऐसे और भी हैं क्राइस्ट पर जो खुद क्रिश्चियन थे, संस्कृत के अच्छे पंडित थे, उन्होंने अच्छी रचनाएं की हैं। वो अपने आप में एक विषय हो सकता है यदि उस पर काम नहीं हुआ है। इस तरह के काम हो सकते हैं। नए विषय यदि आपको सोचना है, मेरे दिमाग में एक विषय आता है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य कोलकाता नगर वर्णनम, इस पर बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी क्योंकि बहुत सारे कवियों ने कलकत्ता का वर्णन किया है। एक कलकत्ता में ही रहते थे, शायद सूर्यनारायण शास्त्री नाम है, उनके कई उपन्यास हैं, उनमें कलकत्ता का वर्णन खूब अच्छा है। मॉडर्न कैलकटा जैसा उन्होंने वर्णन किया है। संस्कृते क्रीड़ा विषयकम साहित्यम, लिटरेचर अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन संस्कृत, ये भी विषय हो सकता है। विलाप काव्य एक विधा है, इलेजी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, शोक काव्य, ये किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है। तो ये नई विधा संस्कृत में आई, मृत्यु पर लिखी गई जो शोक कविताएं हैं। इसकी अद्भुत कविता है ये यादवेंद्र तर्कतीर्थ की अश्रु विसर्जनम, ये महाकाव्यात्मक पूरी रचना है 299 श्लोकों की, और पूरा सिनोरियो, पूरा युग उसमें उन्होंने साकार कर दी। कितने लोग मर गए, कितने बड़े पंडित छोड़कर चले गए, पूरी काशी, पूरा कलकत्ता उन्होंने उसमें वर्णन उसका किया है। ऐसे दीपक घोष तो कलकत्ता में ही प्रोफेसर थे, उनके विलाप काव्य हैं बहुत सारे, वो मिल जाएंगे। विडंबन काव्य में और भी हैं रचनाएं। तो मैं समझता हूँ कि हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्रांति विषयक साहित्य हो सकता है, मेरी किताब उस पर है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत का योगदान और क्रांति रचनाएं, क्रांति विषयक जो रचनाएं हैं, रिवॉल्यूशन पर जो संस्कृत में रचनाएं हैं, महायोगी अरविंद का ही भवानी भारती काव्य उन्होंने जेल में लिखा था, अलीपुर बम केस में उनको पकड़ लिया था, और उन्होंने बहुत ही अद्भुत काव्य है, ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बाकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ज़्यादा विवरण हम नहीं देंगे, हम यहीं समाप्त करते हैं और ये सब छोड़ देते हैं। नई विचारधाराएं, अन्य देशों का साहित्य इस पर बहुत मिल सकता है। कोरिया में कुछ हैं, बाग कम्बे हैं, यूरोप के कुछ विद्वानों ने संस्कृत में अच्छी रचनाएं लिखी हैं, वो मिलती भी हैं, उनका विवरण मैंने दिया है। फिनलैंड के मेंसब्रू हैं, अच्छे विद्वान हैं, वो चैतन्य मत में दीक्षित हो गए थे, उन्होंने स्तोत्र काव्य लिखा है, सुंदर है, षड्भुजाष्टक। तो इस तरह के काव्य मिल सकते हैं विदेशियों के। समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और यहीं समाप्त किया जाए। मेरे ख्याल में चर्चा तो अब नहीं करना चाहिए क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अनन्तो महोदयः अत्र अस्ति प्रायः। अनन्त। बहुत ही सुंदर समीचीन व्याख्यान के माध्यम से आज हम लोग हमारे महोदय राधा वल्लभ त्रिपाठी के माध्यम से जान पाए संस्कृत साहित्य